हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 9th के चैप्टर 6 के कुछ और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले थे। तो बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की कि ये क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो क्या है, एक तरीके से पाथ है जिसके थ्रू होकर आपका डेटा ट्रैवल करता है। मतलब कि जो सिग्नल्स हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस तरीके से जाएंगे उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब कि जिस मीडियम के थ्रू होकर वो जाएंगे उसी को बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। वो आपका मीडियम वायर भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो बात करते हैं दोनों ही टाइप के मीडियम की कि वायर मीडियम क्या होते हैं और वायरलेस मीडियम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वायर्ड मीडियम को। तो वायर ट्रांसमिशन मीडियम को जो हम गाइडेड मीडियम भी बोलते हैं, इसको जो है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। तो वायर्ड बोल दीजिए, गाइडेड बोल दीजिए, बात एक ही है। तो अगर हम बात करें गाइडेड या फिर वायर्ड मीडिया की, तो ये एक ऐसी मीडिया होती है जहाँ पे कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट होगा वो वायर के थ्रू होगा। मतलब कि एक गाइड रहेगा वहाँ पे, जो वायर होता है वो एक गाइड का काम करेगा, जिसके थ्रू क्या होंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल ट्रैवल करेंगे। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो वायर के थ्रू होगा। तो जो वायर है वो एक तरीके से यहाँ पे गाइड का काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। तो बात करते हैं कौन कौन सी गाइडेड मीडिया होती है, मतलब कि कौन कौन सी वायर्ड मीडिया होती हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईथरनेट केबल को। तो अगर हम बात करें ईथरनेट केबल की, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप की केबल हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती हैं पीसी को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि पीसी हो सकता है या फिर आपके और डिवाइस हो सकती हैं, जो नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती हैं, उनको जो है नेटवर्क में केबल कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली इसको जो है लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। और इस केबल में जो है 8 वायर्स होते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लेस पावर कंज्यूम होती है, मतलब कि बहुत ही कम पावर पे ये वर्क करती हैं। और अगर इसकी ड्रॉबैक की बात करें, मतलब कि इसकी कमियों की बात करें, तो इसकी कमी यह है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इस केबल को यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो आपके सिग्नल होंगे वो आपके लॉस हो जाएंगे। तो ईथरनेट जो केबल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। इनमें देखिए यहाँ पे कनेक्टर लगे होते हैं। इन कनेक्टर्स को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो इस तरीके से आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में केबल देखी होगी, तो इसी को हम बोलते हैं ईथरनेट केबल। अब बात करते हैं ईथरनेट केबल के टाइप्स की। तो देखिए, ईथरनेट जो केबल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी क्रॉस ओवर केबल एंड सेकंड होती है स्ट्रेट थ्रू केबल। तो ये 2 टाइप होते हैं ईथरनेट केबल के। तो अगर हम बात करें क्रॉस ओवर केबल की, तो ये जो केबल होती है वो बेसिकली किस लिए डिज़ाइन की गई है, 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो है हब या फिर राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस केबल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और स्ट्रेट थ्रू जो केबल होती है इसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए राउटर या फिर स्विच से। मतलब कि यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो राउटर या स्विच से बनेगा। एक एंड जो होगा केबल का वो लग जाएगा कंप्यूटर में और दूसरा एंड जो होगा वो आपको लग जाएगा स्विच या फिर राउटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो है कलर का डिफरेंस होता है। जो आपकी क्रॉसओवर केबल होती है उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो इस तरीके से रहता है। मतलब कि एक एंड पे तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन रहेगा और दूसरे एंड पे इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन रहेगा। ये जो वायर्स होते हैं 8, इनका कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहेगा। और स्ट्रेट थ्रू जो केबल होती है उसमें दोनों ही एंड पे सेम कलर कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब कि जो वायर होंगे दोनों ही साइड में सेम रहेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईथरनेट केबल क्या होती है और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की केबल की, जो कि है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल देखिए क्या होती है। कोएक्सियल केबल जो है वो भी आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। और ये जो है मेनली आपके वीडियो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। इस केबल को जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टीवी सर्विसेज में। मतलब कि जो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है केबल, वो हमारी कोएक्सियल केबल होती है। जैसे कि आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जो टाटा स्काई वगैरह लगा होता है तो उसमें से केबल आ रही होती है जो कि आपके सेटअप बॉक्स में लग रही होती है, तो वो हमारी कोएक्सियल केबल ही होती है। तो इसको मेनली वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इसकी हेल्प से जो है आप डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं एक नेटवर्क में भी। तो ये जो केबल होती है वो ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है ये केबल ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो इस केबल के डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट केबल। तो कह सकते हैं यही जो है इसका डिसएडवांटेज होता है। अब अगर हम बात करें इस केबल के टाइप की, तो इस केबल के भी जो हैं 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बेसबैंड कोएक्सियल केबल और सेकंड है ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल।
तो अगर हम बात करें बेसबैंड कोएक्सियल केबल की, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, एक ही सिग्नल एक टाइम में ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कि ट्रांसमिशन जो होगा वो आपका एक टाइम में एक ही सिग्नल का होगा। और इस टाइप की जो केबल्स होती हैं वो ज़्यादातर लैन नेटवर्क में यूज़ होती हैं। अब अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल की, तो यहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे वो मल्टीपल सिग्नल आप एक ही टाइम में सेंड कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो एक ही टाइम में यहाँ पे सेंड हो जाते हैं। और इस टाइप के केबल को जो है आप लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कोएक्सियल केबल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सभी ने देखी होगी, सभी के घर में जो है सेटअप बॉक्स में केबल लगी हुई होगी। तो आई होप आप लोगों को कोएक्सियल केबल समझ में आगे होगी और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो भी आपको समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की केबल की, जो कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो देखिए, फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से होता है। तो इस केबल में जो है सेंट्रल ग्लास कोर होती है, जिसमें कि क्या होते हैं, बहुत सारे बंडल्स होते हैं ग्लास थ्रेड के, जो कि सराउंडेड होते हैं बहुत सारी लेयर से। मतलब कि प्रोटेक्टिव मटेरियल से बनी हुई लेयर्स होती हैं जिनसे कि इनको सराउंड किया जाता है, मतलब कि कह सकते हैं रैप किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लास थ्रेड होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि जो डेटा है उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं लाइट सिग्नल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, डेटा बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रांसमिट होता है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्लास थ्रेड दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्हीं में जो है डेटा ट्रांसमिट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से होता है। यहाँ पे जो है टेराबाइट की स्पीड से भी डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो जितनी भी केबल अभी तक हमने डिस्कस करेंगे, सबसे ज़्यादा फास्ट केबल आपकी ये होती है और सबसे ज़्यादा जो है ये कॉस्टली भी होती है। और देखिए, इस केबल पे जो है वेदर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसको कैसे भी इन्वायरमेंट में आप रख सकते हैं, पानी में डाल दीजिए, कीचड़ में डाल दीजिए, कोई भी वेदर इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। मतलब कि इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सिग्नल्स होंगे वो आपके वीक नहीं होंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं गाइडेड मीडिया, मतलब कि जो वायर्ड मीडिया होती हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं वायरलेस मीडिया की। तो वायरलेस मीडिया का मतलब है कि ऐसी मीडिया जहाँ पे कि डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कोई वायर का यूज़ नहीं होता है। मतलब कि जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो आपके वेव के थ्रू होंगे, एयर में जाएंगे, और जो सिग्नल्स होंगे वो कहीं से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको गाइड करने के लिए कोई भी वायर नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो बात करते हैं कौन कौन से टाइप की वायरलेस मीडिया होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट को। तो देखिए, सैटेलाइट जो होती हैं वो अर्थ के अराउंड क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। और इनको जो है अर्थ से एक सर्टेन हाइट पे कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या करती हैं, ये रिवॉल्व करती रहती हैं। मतलब कि अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करती रहती हैं। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उससे भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको सैटेलाइट प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन की कोई लिमिट नहीं है। आप जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। मतलब कि इसकी हेल्प से वर्ल्ड में कहीं पे भी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। सिंपल वे में अगर हम कहें तो कह सकते हैं सैटेलाइट की हेल्प से जो हम वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट सैटेलाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वायरलेस मीडिया की, जो कि हमारी माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव की अगर हम बात करें तो माइक्रोवेव जो है वो लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। मतलब कि यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होगा तो वहाँ पे जो है आपको दो एंटीनास की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे जो एंटीनास होंगे वो एक दूसरे की तरफ जो है अलाइन होने चाहिए। मतलब कि एक दूसरे को फेसिंग करके उनको लगाना पड़ेगा, तभी जो है हमारे सिग्नल जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट हो पाएंगे। एक क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल को सेंड करेगा और दूसरा जो है सिग्नल को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जो है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो माइक्रोवेव वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादातर यूज होता है मोबाइल फ़ोन के लिए या फिर टेलीविजन के लिए। इनके लिए जो है सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप आप लोगों को माइक्रोवेव कम्युनिकेशन समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की वायरलेस मीडिया की, तो वो है हमारा रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की बात करते हैं, ये क्या होती हैं। तो देखिए, रेडियो वेव जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो कि ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में आपकी जा सकती हैं। तो रेडियो वेव को रिसीव करने के लिए जो एंटीना होगा वो आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एसी की तरफ फेस करके इसको रखना है। यहाँ पे जो है जो आपका एंटीना है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ से सिग्नल सेंड होंगे और यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेडियो वेव्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से माइक्रोवेव से डिफरेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मीडिया की, जो कि हमारी ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपकी लो पावर रेडियो वेव पे वर्क करती है। मतलब कि ब्लूटूथ जो है वो वायरलेसली डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए रेडियो वेव को यूज़ करती है। तो ब्लूटूथ की हेल्प से जो है आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, वॉइस को शेयर कर सकते हैं, म्यूजिक को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से।
तो ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन किस किसके बीच में कर सकते हैं, फ़ोन के बीच में कर सकते हैं, कंप्यूटर्स के बीच में कर सकते हैं, या फिर किसी नेटवर्क में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं ब्लूटूथ की हेल्प से। तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो आपकी 240 मीटर्स होती है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप जो है ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लूटूथ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लूटूथ क्या होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि होती है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। तो देखिए, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी हमारी शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है। मतलब इसकी हेल्प से भी जो है आप लॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, शॉर्ट रेंज के लिए जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम 5 मीटर तक का डिस्टेंस कवर करती है। तो इसको जो है आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस किस के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में, या फिर जो आपके सेलुलर डिवाइसेस होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, उनके बीच में आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनको किस तरीके से रिसीव किया जाता है, एक इंफ्रारेड एलईडीज होती है, उसकी हेल्प से क्या करा जाता है, इनको रिसीव किया जाता है। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, जो आप लोगों के टीवी के रिमोट होते हैं उसमें जो है आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो इस टेक्नोलॉजी का जो है एक ड्रॉबैक यह है कि यहाँ पे जो इंफ्रारेड सिग्नल होते हैं वो आपके किसी ऑब्जेक्ट को पार नहीं कर सकते। मतलब कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको जो है ये पार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, टीवी का रिमोट जब आप यूज़ करते हैं तो कोई भी पर्सन बीच में आ जाता है तो वहाँ पे जो है सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाती है। तो यही कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज होता है, और शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, दैट इज़ वाईफाई। तो वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो यहाँ पे होता है क्या है, ये क्रिएट करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि वाईफाई की हेल्प से क्या होता है, एक वायरलेस नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो वाईफाई सिग्नल को कैप्चर करने के लिए जो डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या होना चाहिए, वायरलेस अडेप्टर का होना मस्ट है, तभी जो है वो वाईफाई सिग्नल को रिसीव कर पाएंगी। तो जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें इनबिल्ड आता है, साथ ही साथ जो लैपटॉप होते हैं उनमें भी हमारा इनबिल्ड आता है, और जो कंप्यूटर्स होते हैं, मतलब कि जो डेस्कटॉप होते हैं, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वाईफाई सिग्नल है उनको रिसीव करने के लिए जो डिवाइस उसको रिसीव करेगी सिग्नल्स को, उसके पास में क्या होना चाहिए, वाईफाई अडाप्टर होना चाहिए। मतलब कि वायरलेस अडाप्टर होना चाहिए जिसकी हेल्प से क्या करेगी, वो उन सिग्नल्स को जो है रिसीव करेगी। तो ये काम होता है वाईफाई का। आई होप आप लोग को वाईफाई भी समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें वाईफाई के एडवांटेज की, तो देखिए वाईफाई के एडवांटेज क्या होते हैं। यहाँ पे जो है वाईफाई की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो वायर कम्युनिकेशन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो काम होगा आपका वो क्या होगा, वायरलेसली होगा। मतलब कि आप पूरे घर में कहीं पे भी बैठ के अपनी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और वाईफाई जो है इनएक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू केबल नेटवर्क। मतलब कि जो केबलिंग के थ्रू आप नेटवर्किंग करेंगे तो उसके कंपैरिजन में जो वाईफाई है वो बहुत ही ज़्यादा आपका इनएक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब कि कह सकते हैं सस्ता पड़ जाता है। एंड वाईफाई के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि एक ही टाइम में बहुत सारे डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई की हेल्प से। तो ये तो होगा एडवांटेज ऑफ वाईफाई। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन कह सकते हैं या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब कि हाई पावर कंजप्शन यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो वाईफाई होता है आपका वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू वायर मीडियम। मतलब कि जो वायर के थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा वो काफ़ी फास्ट मिलेगा, लेकिन जो वाईफाई के थ्रू आपको मिलेगा इंटरनेट वो काफ़ी स्लो होगा एज़ कम्पेयर टू वायर मीडियम। इसके अलावा अगर यहाँ पे नॉइज़ इंटरफ्रेंस होता है तो जो नेटवर्क होता है वो आपका स्लो हो जाता है, मतलब कि जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका स्लो हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वाईफाई भी समझ में आ गया होगा, और इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो हमारी अनगाइडेड मीडिया होती हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं वायरलेस मीडिया, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल जो है वो स्टैंडर्ड रूल होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से। मतलब कि प्रोटोकॉल जो है वो कुछ रूल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से जो है डेटा ट्रांसमिट होगा नेटवर्क में, कंप्रेस होगा और प्रेजेंट होगा स्क्रीन पे। मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें ये डिटरमाइन करते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, उसका जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, और उसको किस तरीके से जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र कराया जाएगा। इसके लिए रूल्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो सिंपली हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स। मतलब सेट ऑफ रूल जो होते हैं ये, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल।
तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो है अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। मतलब कि कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन होता है एक नेटवर्क में, वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो चलिए कुछ कॉमन प्रोटोकॉल के टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं टीसीपी आईपी की। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज होता है वेरियस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट में। एंड ये जो है प्रोवाइड करता है एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन बाय स्पेसिफाइंग हाउ डेटा शुड बी ब्रोकन इनटू पीस कॉल्ड पैकेट्स। मतलब क्या है, टीसीपी आईपी जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिटरमाइन करता है किस तरीके से इंटरनेट में जो है कंप्यूटर कनेक्ट होंगे और जो डेटा है वो किस तरीके से इंटरनेट पर ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टीसीपी आईपी की। तो टीसीपी आईपी दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी एंड आईपी, मतलब दोनों जो है मिलके वर्क करते हैं। अब यहाँ पे टीसीपी का क्या काम होता है, जब एक कंप्यूटर से इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिट होता है किसी दूसरे कंप्यूटर के लिए, तो आपका टीसीपी क्या करता है, जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। मतलब कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है जिससे कि वो इजीली ट्रांसमिट हो सके। तो जब भी आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसके पैकेट बन जाते हैं छोटे छोटे, और उन पैकेट को कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, टीसीपी का। यहाँ पे जो भी डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं 10 MB 20 MB या 1 GB की फाइल भेज रहे हैं, तो उसको जो है ये छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देता है। अब अगर बात करें आईपी की, तो आईपी क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए कि कौन से कंप्यूटर से वो पैकेट भेजे जा रहे हैं और कौन से कंप्यूटर तक वो पैकेट जाएंगे। तो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आईपी, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो ये जो है यहाँ पे सेंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोगों को टीसीपी आईपी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रोटोकॉल की। तो अगला जो प्रोटोकॉल है दैट इज एचटीटीपी। अब एचटीटीपी का काम क्या होता है, देखिए एचटीटीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट पे। मतलब जो भी आपके वेब डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए एचटीटीपी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं इसको ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, जो भी हमारे वेब पेजेस होते हैं उनको अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए यूज होता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं हमारे उनको ये ट्रांसफर करता है। जैसे कि इसको एग्जांपल में समझिए, एक यहाँ पे कोई कंप्यूटर होगा जो कि रिक्वेस्ट करेगा कोई भी वेबसाइट को ओपन करने की या किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने की। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो किसके पास में जाएगी, एचटीटीपी सर्वर, मतलब कि वेब सर्वर के पास में जाएगी जहाँ पे भी वो वेब पेज अवेलेबल होगा। तो वहाँ से जो वेब सर्वर है वो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, मतलब जो वेब पेज आपको वापस देगा, जो आपने एक्सेस करने की डिमांड करी है उसको आपको प्रोवाइड करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। मतलब कि एक एचटीटीपी सर्वर होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उस वेब पेज को उस सर्वर से लेके आप तक पहुंचाने के लिए। मतलब क्या है, सिंपली वो वेब पेज जो है वो आप तक पहुंच जाएगा किसकी हेल्प से, एचटीटीपी की हेल्प से। मतलब कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो जो हमारा वेब पेज को ट्रांसमिट कर देगा। तो यही काम होता है एचटीटीपी का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक प्रोटोकॉल और होता है HTTPS, मतलब यहाँ पे जो है एस लगा रहता है। तो बात करते हैं HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें HTTP और HTTPS की, तो जो HTTP है और HTTPS है दोनों का काम सेम ही होता है। मतलब कि जो वेब पेज होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का ही काम होता है दोनों का ही। लेकिन अगर हम बात करें HTTPS की, तो ये जो है एस का मतलब है यहाँ पे सिक्योर से। मतलब क्या है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी लेयर ऐड हो जाती है जिससे कि जो वेब पेज होते हैं वो सिक्योरली ट्रांसमिट होते हैं। जबकि HTTP जो प्रोटोकॉल है उसमें आपके सिक्योरली ट्रांसमिट नहीं होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है HTTP और HTTPS में। मतलब यहाँ पे जो एस लगा हुआ है इसका मतलब है सिक्योरिटी से। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर मिलती है जिससे जो वेब डॉक्यूमेंट हैं वो और ज़्यादा सिक्योरली आप तक पहुँचते हैं। तो आज के टाइम में जितनी वेबसाइट आप देखेंगे सब पे HTTPS लगा हुआ मिलेगा। अगर किसी वेबसाइट पे HTTPS लगा हुआ नहीं है, मतलब कि एस लगा हुआ नहीं है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि उस वेबसाइट को यूज़ ना करें। मतलब कि वो इनसिक्योर वेबसाइट है और उस पर ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल भी ना करें। तो आई होप आप लोगों को HTTP और HTTPS का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं FTP प्रोटोकॉल की। तो देखिए FTP प्रोटोकॉल क्या होता है। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है वो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। मतलब कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो प्रोटोकॉल है वो आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग में भी यूज होता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, तो आपका आंसर होगा FTP। जो FTP होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए भी यूज होता है।
तो FTP जो है वर्क किस तरीके से करता है, देखिए FTP में दो कंप्यूटर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं जिनके बीच में की फाइल ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर तो एज ए सर्वर वर्क करता है और सेकंड कंप्यूटर जो है वो एज अ क्लाइंट वर्क करता है। मतलब जिस कंप्यूटर से फाइल सेंड होगी वो बन जाएगा हमारा FTP सर्वर, और जिस कंप्यूटर के लिए सेंड की जाएगी वो बन जाएगा हमारा क्लाइंट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये वर्क करता है। मान लीजिए इस कंप्यूटर से फाइल भेजी जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा FTP सर्वर, और इस कंप्यूटर में फाइल जा रही है मतलब कि यहाँ पे डाउनलोड हो रही है तो ये हो जाएगा FTP क्लाइंट, कि इस सर्वर से जो है ये फाइल एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे जो है दो कंप्यूटर के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक FTP सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जो FTP सर्वर होगा वहाँ पे FTP सर्वर का सॉफ्टवेयर चलेगा, और जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा वहाँ पे FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, जिसकी हेल्प से जो है वो कंप्यूटर फाइल को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल की, जो कि है SMTP। तो देखिए SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है सेंडिंग ईमेल ऑन इंटरनेट। मतलब कि इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, मतलब कि ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो ईमेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा SMTP। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे देखिए पिक्चर में समझिए। जो भी सेंडर कंप्यूटर होगा, मतलब कि जहाँ से ईमेल भेजा जाएगा, तो वहाँ से जो आपका ईमेल जाएगा वो SMTP की हेल्प से जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, जो भी आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसके सर्वर तक। मान लीजिए आप Gmail को यूज कर रहे हैं तो Gmail के सर्वर तक SMTP लेके जाएगा, और इसके बाद में इस सर्वर से भी जो है आपके रिसीवर वाले सर्वर तक, मतलब कि जहाँ पे ईमेल पहुँचना है उस सर्वर तक भी आपका SMTP प्रोटोकॉल ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए याहू मेल को यूज कर रहा है तो उसकी ईमेल आईडी पे आप यहाँ से ईमेल भेज रहे हैं, तो यहाँ से जो ईमेल जाएगा वो SMTP की हेल्प से जाएगा, और इसके बाद में जो है यहाँ पे आपके रिसीवर वाले कंप्यूटर पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ईमेल रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, POP3 या फिर IMAP। ये जो प्रोटोकॉल है वो रिसीविंग के लिए यूज होते हैं। तो SMTP का काम इतना ही होता है कि जो ईमेल होता है उसको ट्रांसफर करने का, मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं IMAP एंड POP प्रोटोकॉल की। तो देखिए इसका मैंने यूज अभी आपको बताया। ये दोनों जो प्रोटोकॉल है इनकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये तो हो गई फुल फॉर्म IMAP की, और POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है 1-2 नंबर में। फुल फॉर्म जितनी भी है वो सारी आप याद कर लेना। तो इन दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं वो ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। मतलब कि जो ईमेल रिसीव होंगे वो इन प्रोटोकॉल की हेल्प से रिसीव होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिक्चर में आपको समझाया कि यहाँ से ईमेल सेंड होगा तो किसकी हेल्प से होगा, SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प से होगा, और यहाँ पे जो रिसीवर वाला कंप्यूटर है यहाँ पे ईमेल रिसीव होगा POP या फिर IMAP प्रोटोकॉल की हेल्प से। यहाँ पे POP3 लिखा है तो POP3 का मतलब है यहाँ पे वर्जन से। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों प्रोटोकॉल भी समझ में आ गए होंगे कि इनका यूज क्या होता है। दोनों ही प्रोटोकॉल जो है वो आपके ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे जो क्लाउड का मतलब है वो इंटरनेट से है। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग जो है ऐसी कंप्यूटिंग से है जो कि ऑनलाइन होती है इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे होता है क्या है, जो रिसोर्सेज होती हैं या फिर जो आपके हार्डवेयर होते हैं वो किसी और कंप्यूटर पर कॉन्फ़िगर किए हुए होते हैं, और उस कंप्यूटर से क्या करते हैं आप इंटरनेट की हेल्प से सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो ऑनलाइन गेमिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन होता है आप यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर अपना जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं उस पर वो गेम इंस्टॉल किया हुआ नहीं होता है। आप जो है किसी और कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें गूगल ड्राइव का, तो गूगल ड्राइव में क्या होता है, जो भी हम अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में अपलोड नहीं होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, किसी और कंप्यूटर पे जाती हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, किसी और कंप्यूटर को हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे इसी टर्म को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कि सर्विसेज को या फिर जो है आप हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसी को बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर सिंपल टर्म में हम कहें तो रिमोटली किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना या फिर उसकी सर्विसेज को एक्सेस करना, वही हमारा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि इस इमेज को देख सकते हैं आप। तो इस इमेज में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है हमारा एक कंप्यूटर ये है, मतलब कि ये क्या है, स्टोरेज कंप्यूटर है जिस पे कि डेटा स्टोर हो रहा है। तो यहाँ से देखिए बाकी की जो डिवाइसेस हैं वो इस कंप्यूटर को एक्सेस कर रही हैं, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू जो है ये बाकी की डिवाइसेस इसको एक्सेस कर रही हैं। तो इसी टर्म को हम बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो कई सारे टाइप की होती है, या फिर आप कह सकते हैं जो क्लाउड होता है वो हमारा कई सारे टाइप का होता है।
कौन कौन से टाइप है यहाँ पे देखिए देख लेते हैं। पहला टाइप आपका पब्लिक क्लाउड, सेकंड है प्राइवेट क्लाउड, थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड एंड फोर्थ है कम्युनिटी क्लाउड। तो ये जो है आपके टाइप हैं क्लाउड के। तो चलिए इन चारों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। तो पब्लिक क्लाउड जो है हम ऐसे क्लाउड को बोलते हैं जहाँ पे कि जो सर्वर होगा या फिर जो स्टोरेज होगा कोई पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही होगी, उसको ओन कर रही होगी, और वो जो कंपनी है वो उन सर्विसेज को, मतलब कि जो सर्वर है या उसकी स्टोरेज है उसको ऑनलाइन इंटरनेट की हेल्प से प्रोवाइड कर रही होगी दूसरे यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे जो क्लाउड बन रहा है, मतलब कि जो कंपनी का क्लाउड बन रहा है जिसको कि वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, तो वो जो होगा आपका पब्लिकली होगा, मतलब कि सभी यूज़र के लिए होगा, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर ए भी यूज़ कर सकता है, कस्टमर बी भी यूज़ कर सकता है, कस्टमर सी भी यूज़ कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ऐसे क्लाउड को हम बोलेंगे पब्लिक क्लाउड, मतलब कि जो सभी के लिए अवेलेबल है उसको हम बोलेंगे पब्लिक क्लाउड। जैसे कि अगर मैं गूगल ड्राइव की बात करूँ तो गूगल ड्राइव का जो सर्वर होगा उसको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई और पर्सन भी यूज़ कर सकता है। तो ऐसे क्लाउड को हम बोलेंगे पब्लिक क्लाउड। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप के क्लाउड की, दैट इज़ प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, देखिए प्राइवेट क्लाउड जो है हम ऐसे क्लाउड को बोलते हैं जहाँ पे कि जो क्लाउड होगा वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कंपनी के लिए होगा, मतलब कि कोई पर्टिकुलर कंपनी ही उसको यूज़ कर सकती है या फिर उसके यूज़र यूज़ कर सकते हैं, और कोई जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, स्पेशल सिक्योरिटी अप्लाई की हुई होगी। जैसे कि आप लोगों ने अपने फ़ोन में देखा होगा, अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है तो वहाँ पे क्या होगा, सैमसंग क्लाउड के नाम से आ रहा होगा, या फिर आपका फ़ोन जियो का है या फिर आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा होगा जियो क्लाउड, और ऐसे ही अगर आपका फ़ोन एमआई का है तो उसमें लिख के आ रहा होगा एमआई क्लाउड। तो ये क्या है, पर्टिकुलर कंपनी के क्लाउड हैं जहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ उन कंपनी के जो यूजर्स हैं वही वहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे क्लाउड को हम कहेंगे प्राइवेट क्लाउड। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के क्लाउड की, जो कि आपका हाइब्रिड क्लाउड। तो देखिए हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का। मतलब कि कोई कंपनी है तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों टाइप का क्लाउड यूज़ कर सकती है। प्राइवेट क्लाउड तो उन कामों के लिए यूज़ करेगी जो कि कंपनी के इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेटा अगर कंपनी का है तो उसको स्टोर कर सकती है वो प्राइवेट क्लाउड पे, और जो नॉर्मल डेटा है जिसको कि वो यूज़र को प्रोवाइड करना चाहती है तो ऐसे डेटा को वो स्टोर कर सकती है पब्लिक क्लाउड पे। तो इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्लाउड बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्लाउड की, जो कि हमारा कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड जो है ऐसे क्लाउड को बोलते हैं जहाँ पे कि जो सर्विसेज होंगी या फिर जो सिस्टम होगा उसको एक्सेस करेगी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिनका ग्रुप है बना हुआ, तो वो पर्टिकुलर कंपनी का जो ग्रुप होगा वही उसको एक्सेस करेगा और कोई उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है जो कि मिलकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लाउड को एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये मिलकर क्या कर रही हैं, एक क्लाउड को एक्सेस कर रही हैं। तो इस तरीके से इस क्लाउड को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्लाउड बोलेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लाउड के एडवांटेज की कि क्लाउड के क्या एडवांटेज होते हैं, तो देखिए क्लाउड के एडवांटेज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एडवांटेज हैं। पहला है कॉस्ट सेविंग, मतलब कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी आपकी सेव हो जाती है। इसके अलावा जो है आपको रिलायबिलिटी मिलती है, क्योंकि जो आपकी सर्विस होंगी वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही होंगी, तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका हेडेक है वो किस तरीके से डिवाइस को मैनेज करता है, किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो है आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है क्लाउड की हेल्प से आपको क्या मिल जाती है, फ्री स्टोरेज भी मिल जाती है। जैसे कि गूगल ड्राइव पे हमें क्या मिलती है, 15 GB तक की फ्री स्टोरेज मिल जाती है। एंड नेक्स्ट एडवांटेज है एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि क्लाउड को जो है आप वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर भी आपको क्लाउड की हेल्प से मिल जाता है, मतलब कि कह सकते हैं ये एडवांटेज इसका है। अब अगर हम क्लाउड के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है टेक्निकल इशू, मतलब कि यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू होते हैं तो जो क्लाउड होता है वो आपका ठप पड़ जाता है, मतलब कि जो क्लाउड की रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है इसमें सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है, मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी ब्रेक हो सकती है। अगले डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो है वेंडर लॉक इन, मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे जो आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं अगर आपका मन कर रहा है उस क्लाउड से किसी दूसरे क्लाउड में स्विच करना तो वो जो है यहाँ पे इतना ईजी नहीं रहता है। इसके अलावा क्लाउड में जो है आपके पास में लिमिटेड कंट्रोल रहता है, मतलब कि जो कंपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही होगी उसके पास में पूरा कंट्रोल होगा, आपके पास में जो है पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये जो है क्लाउड के डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब कि कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के जो है ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब जो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग को पूरा डिस्कस कर लिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बोलते हैं
जहाँ पे कि इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड से या फिर जो है स्ट्रेंजर पर्सन से भी कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ें। मतलब कि जो भी उनके व्यूज़ वगैरह हैं वो शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ में, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर सकते हैं या फिर जो है जो उन्होंने अननोन फ्रेंड बनाए हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कम्युनिकेशन का लेटेस्ट तरीका है। तो अगर हम बात करें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और माई स्पेस की, ये सब क्या है एग्जाम्पल हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के। जैसे कि इंस्टाग्राम भी जो है हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट को सभी लोग यूज़ करते होंगे, सभी को पता होगा कि ये क्या होती हैं। फेसबुक या ट्विटर या फिर जो है इंस्टाग्राम आप लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे। अब बात करते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की। तो देखिए अगर हम पहले बात करें डेटा की, तो डेटा हम किसे बोलते हैं, डेटा जो है हम बोलते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिनका कि कोई मीनिंग नहीं होता है। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, करैक्टर्स हैं, जिनका कोई इंडिविजुअली मीनिंग नहीं होता है, तो इनको हम बोलते हैं डेटा। तो डेटा जो है हम अनप्रोसेस चीज़ों को बोलते हैं जिनको कि प्रोसेस होना अभी बाकी होता है। मतलब कि इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, सिंपल जो है ये सिंबल या फिर नंबर्स आपके हो सकते हैं। अब अगर बात करें इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे डेटा का सेट होती है जो कि प्रोसेस हो चुका होता है, मतलब कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग बन गया होता है, तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब कि सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। तो इसको और क्लियरली आप लोग समझ सकते हैं कि जो डेटा होता है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन होती है और जो नॉलेज होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इसको देखिए एक एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें माउंट एवरेस्ट का, तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होगी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डेटा। मतलब क्या हुआ, जो हाइट होगी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, तो उसको कह सकते हैं वो क्या हमारे पास में एक डेटा है, एक फैक्ट है। और अगर माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई बुक लिखी हुई है, तो उस बुक को जो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे बुक में क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, तो उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में आपने चीज़ें सर्च करी, मतलब कि उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद में जो आप माउंट एवरेस्ट वगैरह घूम के आए, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी आपकी, मतलब कि प्रैक्टिकली जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की और उससे जो है आपने एक रिपोर्ट तैयार करी, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉलेज। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, या फिर जो हमारी नॉलेज क्या होती है। तीनों में मैंने जो है आपको डिफरेंस बता दिया है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया की। तो देखिए मल्टीमीडिया क्या होती है, यहाँ पे जो पिक्चर है इसको देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होती है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मल्टीमीडिया जो है वो कलेक्शन होता है मल्टीपल मीडिया का। मतलब कि इसका मतलब ही है मल्टीमीडिया, मतलब कि ऐसी मीडिया जिसमें कि बहुत सारी मीडिया इन्वॉल्व हो, तो उसको बोलेंगे हम मल्टीमीडिया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसी मीडिया जिसमें कि इंक्लूड क्या हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीमीडिया। जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार करी है, तो उस प्रेजेंटेशन में आपने ऑडियो को भी इन्वॉल्व किया है, वीडियो को भी इन्वॉल्व किया है और आपने इमेजेस को भी इन्वॉल्व किया है, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया के फॉर्मेट की। तो देखिए जो भी मीडिया होती है उनकी कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी मीडिया का टाइप पता करना है तो आपके चेक कर सकते हैं, उस मीडिया की एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। तो उस एक्सटेंशन को देख के आप पता कर सकते हैं कि जो मीडिया है आपकी वो किस टाइप की है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन कौन कौन सी मीडिया के लिए होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो अगर हम बात करें वीडियो मीडिया की, मतलब कि जो वीडियो फाइल्स होती हैं, तो उनकी जो है एक्सटेंशन ये होती हैं, ये सारी एक्सटेंशन होती हैं, जैसे कि .mp4 है, .mp4a है, इसके अलावा .avi है, .3gp है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक्सटेंशन दिखाई देती है तो वो क्या है, एक वीडियो फाइल है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं वो क्या है, हमारी वीडियो की एक्सटेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडियो फाइल की, तो ऑडियो फाइल की जो एक्सटेंशन होती हैं वो .mp3 .bap होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन होती हैं, यहाँ पे जो है सबसे कॉमन वाली मैंने डिस्प्ले कर दी है। इसी तरीके से इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती हैं, जैसे कि .jpg है, .jpeg है, .png है। ये जो एक्सटेंशन होती हैं वो इमेज फाइल के लिए होती हैं। इनके अलावा और भी टाइप की फाइल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कॉमन टाइप की मैंने मीडिया को डिस्प्ले कर दिया है कि कौन कौन सी कॉमन टाइप की मीडिया होती हैं और उनकी कौन कौन सी एक्सटेंशन होती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि जो मल्टीमीडिया है उसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला जो एलिमेंट है दैट इज टेक्स्ट। तो मल्टीमीडिया में क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया में क्या हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ग्राफिक्स हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया में साउंड हो सकते हैं, मतलब कि कोई म्यूजिक हो सकता है। एंड इसके अलावा जो है मल्टीमीडिया में वीडियो हो सकता है, मतलब कि कोई भी रनिंग मूवी आपकी हो सकती है मल्टीमीडिया में। इसके अलावा जो है मल्टीमीडिया में एनिमेशन हो सकता है, मतलब कि कोई भी मूविंग पार्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे एनिमेशन। तो ये सारे जो है मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हो सकते हैं।
अब अगर हम बात करें कि जो मल्टीमीडिया है इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, तो देखिए आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया जो है वो हर फील्ड में यूज़ हो रही है। तो कौन कौन से कॉमन फील्ड हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले फील्ड की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया जो है यूज होता है एंटरटेनमेंट एंड फाइन आर्ट्स में। एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ वगैरह जो हैं इनमें मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा जो है मल्टीमीडिया का यूज होता है एजुकेशन में। आप लोगों ने देखा होगा ई कंटेंट मिलता है और आजकल जो है लर्निंग आपकी ऑनलाइन चल रही है। तो जो आपका वीडियो के फॉर्म में कंटेंट होता है, जो डिजिटल फॉर्म में कंटेंट होता है जिसमें कि बहुत सारी मीडिया इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मल्टीमीडिया का जो यूज़ है वो एजुकेशन सेक्टर में भी हो रहा है। इसके अलावा जो मल्टीमीडिया है वो आपकी जर्नलिज्म में यूज़ होती है, मतलब कि जो न्यूज़ वगैरह होती है उसके लिए भी यूज़ होती है। आप लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं वीडियो की फॉर्म में जो है आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। तो वीडियो में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन होते हैं, इमेज होती है और वहाँ पे साउंड भी होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे भी क्या होती है, हमारी मल्टीमीडिया यूज़ होती है। इसके अलावा जो मल्टीमीडिया है उसका एप्लीकेशन जो है इंजीनियरिंग में भी होता है, मतलब कि इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि मल्टीमीडिया की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कि कोई कंटेंट है तो उसको हम जो है मल्टीमीडिया की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीमीडिया है उसका यूज जो है आपका इंडस्ट्री में भी होता है। इंडस्ट्री में किस तरीके से होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो प्रोडक्ट होते हैं कंपनीज़ के, उनको प्रमोट करने के लिए क्या करती हैं कंपनी, ऐड वगैरह चलवाती हैं। तो जो ऐड होती हैं वहाँ पे क्या रहती है, उन ऐड में मल्टीमीडियाज रहती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इंडस्ट्री में भी जो है हमारे मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। इसके अलावा जो है मेडिसिन सेक्टर में भी जो है मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। मतलब कोई डिजीज़ है उसके बारे में कोई जानकारी देनी है तो उसको जो है मल्टीमीडिया के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे तरीके से दी जा रही है मल्टीमीडिया की फॉर्म में। तो इस तरीके से जो है मेडिसिन सेक्टर में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। इनके अलावा भी जो है बहुत सारे सेक्टर में जो है मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। यहाँ पे जो है मैंने कुछ कॉमन मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टीमीडिया क्या होती है और इसका जो है यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 6 था ये आपका फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।